हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे पादप के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो कि 17 होते हैं। उन पोषक तत्वों के महत्व के बारे में, उनकी कमी के लक्षणों के बारे में और कमी को दूर करने के उपायों के बारे में। अब ये आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं कि पौधों के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और फिर उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसके अलावा 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं: आयरन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और सिलिकॉन। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वातावरण व जल एवं वायु द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व: नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का क्या महत्व है, उसकी अगर कमी हो जाए मिट्टी में तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उस कमी को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन के क्या कार्य हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। नाइट्रोजन पौधों में अनेक कार्य करता है। इसमें सबसे पहले है पत्ती में हरे रंग, जो कि पर्णरित का निर्माण करता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आरएनए व डीएनए शामिल होते हैं, कई किण्वक या जिनको इंग्लिश में बोलेंगे एंजाइम्स। जीव द्रव्य की रचना में नाइट्रोजन मुख्य संगठक तत्व है। पौधे में नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन व जीव द्रव्य का निर्माण होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड चेन, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है तो उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल हो गए, ये कई सारे अमीनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जो कि प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, ट्रेसरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। इस तरह से प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं ये सब मिलके, और नाइट्रोजन इनमें अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद सेकंड फंक्शन की हम बात करें तो नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेलुलोज इत्यादि के रूप में कोशिका भित्ति पदार्थ बनाने के काम आती है। कोशिका भित्ति जिससे बनती है वो बनाने के काम में आती है। नाइट्रोजन कोशिका का आकार भी बढ़ाता है। इसके बाद अगले कार्य की बात करते हैं तो नाइट्रोजन से फास्फोरस व पोटेशियम का पौधों द्वारा उपयोग संतुलित रूप में होता है। अब होता ऐसे है कि कई पोषक तत्व होते हैं जो दूसरे पोषक तत्वों का आसानी से पाचन या उनको उपलब्ध कराना, पौधे के लिए काम में लेना, ये बैलेंस करते हैं। तो जब नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो फास्फोरस व पोटेशियम का उपयोग पौधे अच्छे रूप से व संतुलित मात्रा में कर पाते हैं। चौथा फंक्शन है पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करती है। जो भी सारी पत्ती वाली जो भी सब्जियां हैं, पालक है, धनिया है, और भी कई सारी पत्तियों की सब्जियां हैं, उनमें जो भी गुण पाए जाते हैं उनमें ये वृद्धि करता है। और पत्तियों में सरसता, सरसता से मतलब है कोमलता, कोमलता लाता है। अगर नाइट्रोजन उनमें नहीं होगा तो वो कठोर होंगी। दाने व चारे की फसलों में प्रोटीन की मात्रा को ये बढ़ाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर सही मात्रा में होगा तो दाने सुडौल व गूदेदार बनते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो दानों का आकार सुडौल, अच्छी बनावट नहीं होगी और उनमें गूदे की मात्रा भी कम होगी। गन्ना, गेहूं, जौ व जई आदि में कल्ले अधिक फूटते हैं। अगर नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा जमीन में या मृदा में उपस्थित है तो गन्ना, गेहूं, जौ व जई इनमें क्या है, कल्ले फूटते हैं। एक प्लांट उग जाता है, उसमें रूट और सोइल जहाँ से इनका कांटेक्ट होता है वहाँ से और भी पौधे डेवलप होते हैं जिनको कि कल्ले कहा जाता है। तो वो अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर सही होगी तो उनकी मात्रा पर्याप्त रहेगी, उनकी मात्रा पर्याप्त रहेगी तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अब उदाहरण के लिए जैसे ये चावल का पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये मृदा सतह है, सोइल सरफेस।
सोइल सरफेस यहाँ इससे नीचे मिट्टी है और मिट्टी के अंदर जड़ें हैं, और जहाँ से जड़ों व तने का कांटेक्ट होता है वहाँ से बीज एक ही डाला, एक ही बीज उगा, उससे जड़ें डेवलप हुई और ऊपर एक तना निकला। लेकिन इन फसलों की ये विशेषताएं होती हैं कि जहाँ जड़ व तने का कांटेक्ट होता है वहाँ से फिर और तने निकलते हैं। जितने तने निकलेंगे उतनी बालियाँ होंगी और उतना ही उत्पादन होगा, और इन तनों को कहते हैं टिलर्स या कल्ले। जितने कल्ले निकलेंगे उतने पेनिकल बनेंगे या बालियाँ बनेंगी और उतना ही उत्पादन होगा। तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो ये उत्पादन बढ़ेगा। नाइट्रोजन की अगर पर्याप्त मात्रा रहेगी तो जैविक या कार्बनिक पदार्थ के शीघ्र सड़ाव में सहायता मिलती है। जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं जैसे गोबर है या फिर फसल अवशेष है, अगर मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा है तो उनका अपघटन या सड़ाव शीघ्र हो जाता है और वो खाद के रूप में बदल जाते हैं। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। नाइट्रोजन की जितनी पर्याप्त मात्रा मृदा में उपस्थित होगी उतनी ही बढ़िया वानस्पतिक वृद्धि होगी और उतनी ही ज़्यादा तेजी से होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे को पर्याप्त मात्रा में जितने पोषक तत्व मिलने चाहिए उतने तक उसको मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ की या वस्तु की या फिर कोई भी उसकी मांग है, उसको उसकी मांग से ज़्यादा देते हैं या अधिक देते हैं तो उससे हानियाँ होती हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाते हैं। मानव शरीर के ऊपर भी अगर उसको किसी ड्रग की या दवाई की ज़रूरत है और अगर उसे जितनी मात्रा लेने के लिए बोला है और उससे ज़्यादा अगर वो लेता है तो वो दवाई या ड्रग उसके ऊपर भी नुकसान करती है। इसी तरह पौधे का है, अगर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा से जितनी ज़्यादा अधिक देंगे तो उसके हानिकारक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब अधिक नाइट्रोजन देने से क्या क्या हानियाँ होती हैं? एक तो फसल देर से पकती है क्योंकि अधिक नाइट्रोजन ग्रहण कर फसल काफ़ी समय तक हरी बनी रहती है। अगर मृदा में फास्फोरस व पोटास की कमी है तो फसल में दाना बहुत देर में बनता है और वजन भी कम होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार तो ज़्यादा हो जाती है और बाकी उन दोनों पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे एक तो दाना बहुत देर में बनेगा और वजन भी बहुत ही कम होएगा। इसका दूसरा नुकसान है पत्तियों में अधिक सरिस्ता आने से पौधे पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण बढ़ जाता है। पौधा जितना ज़्यादा कोमल रहेगा उतने ही ज़्यादा कीड़े या बीमारियां उसके ऊपर आक्रमण करेंगे और फसल को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे उसकी उपज कम होएगी। तीसरा नुकसान है पौधों में कोमलता व कोशिका भित्ति पतली होने के कारण पाला व सूखा सहन करने की शक्ति भी पौधे में कम हो जाती है। अगर फास्फोरस व पोटास भी कम है और फसल में नाइट्रोजन ज़्यादा दे दिया तो उसकी पाला ठंड पड़ती है या बर्फ़ जब भी पड़ती है जिसको हम पाला बोलते हैं, और सूखा ड्रॉट जब पड़ता है तो उसको सहन करने की क्षमता भी पौधों में कम हो जाती है। चौथा नुकसान है सब्जियों व अन्य फसलों के भंडारण गुणों जिसे कीपिंग क्वालिटी कहते हैं, उनमें कमी आती है और जो सब्जियां या जो भी फसल उत्पाद हैं उनको ज़्यादा टाइम तक हम भंडारण नहीं कर सकते हैं, थोड़े दिनों में वो खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। पांचवा नुकसान है गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन से शक्कर की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि उससे ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता, सुक्रोज का निर्माण नहीं हो पाता, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका निर्माण नहीं हो पाता और जिससे शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी, चीनी की मात्रा उसमें घट जाएगी। छठा नुकसान है आलू जैसी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होकर कंद की पैदावार कम हो जाती है। जब भी ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे वानस्पतिक वृद्धि तो होएगी ज़्यादा, और जो उसका आर्थिक उत्पाद जो चाह रहे हैं जैसे दाना है आलू में, जैसे कंद हैं आलू के कंद, तो उनकी पैदावार कम होएगी। सातवां नुकसान है अधिक नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधे बढ़ने व गिरने लगते हैं। जब भी फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन दी जाती है तो उसकी बढ़वार बहुत ही ज़्यादा हो। अब बढ़वार ज़्यादा होएगी तो क्या होगा, जैसे ये पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे समझो कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ये इसमें इतनी ताकत तो है नहीं कि ये अपने आप को सीधा रख पाए,
हल्की सी भी हवा आएगी और ये पौधे गिरने लगते हैं, हल्की सी बारिश आ गई और ये पौधे गिरने लगते हैं। तो इस तरह से फसल फसल का तना कोमल होने से ये सारे पौधे गिर जाएंगे और गिरने के बाद फसल की पैदावार बहुत ही कम हो जाएगी। ये पौधे को गिरने को कहा जाता है लॉजिंग। अब ये लॉजिंग दो तरह की होती है, एक तो स्टेम लॉजिंग और दूसरी रूट लॉजिंग। तना तना वाली लॉजिंग और दूसरी जड़ वाली लॉजिंग। तना कमज़ोर हो जाएगा, वो टूट के गिर जाएगा। और रूट लॉजिंग हो गया कि जड़ के बाद जहाँ से तना स्टार्ट होता है वहीं से उनकी लॉजिंग हो जाएगी या पौधा गिर जाएगा। अगला नुकसान क्या होगा? भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होएगी और दाने का उत्पादन कम होएगा। तो भूसे की मात्रा ज़्यादा होएगी, जो कि किसान के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। नाइट्रोजन पौधों में गतिशील होने के कारण कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर आते हैं और फिर ऊपर की ओर नई पत्तियां प्रभावित होती हैं, वह सूखती रहती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, नाइट्रोजन मृदा व पौधे दोनों में अत्यंत गतिशील है। तो जब भी मृदा में इसकी कमी आती है तो पौधे में भी इसकी कमी आएगी, और पौधे में कमी आएगी तो अत्यधिक गतिशील होने के कारण नाइट्रोजन ऊपर की तरफ गति करता है। तो अगर नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आती है तो नीचे की पत्तियों में नाइट्रोजन कम होने लगता है और उन्हीं पे उसकी कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे इस टमाटर के पौधे में हम स्पष्टतः देख सकते हैं, ये नीचे वाली पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां जिनको बोलेंगे, और ये हैं ऊपर वाली पत्तियां। तो पौधों में नाइट्रोजन की कमी जब भी होएगी तो नाइट्रोजन, जैसे मिट्टी से नाइट्रोजन, मान लो कि मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो गई तो पौधे नाइट्रोजन मृदा से ले नहीं पाएंगे या कम मात्रा में ले पाएंगे, और जो भी ली तो नाइट्रोजन के अत्यधिक गतिशील होने के कारण नाइट्रोजन ऊपर की तरफ गति करते हुए चला जाता है, तो नीचे की तरफ उसकी कमी हो जाती है और उसकी कमी के लक्षण नीचे वाली पत्तियों पे दिखाई देने लगते हैं, पीली पीली हो जाती हैं उसकी पत्तियाँ। पौधे हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम पूर्ण शीर्ष से शुरू होकर पर्ण आधार की तरफ वी आकार के रूप में पीलापन विकसित होता है। पौधे बौने रह जाते हैं। नाइट्रोजन की भारी कमी में पौधे पर फूल नहीं बनते या बहुत ही कम बन पाते हैं। दाने सिकुड़े बनते हैं जिससे पौधे की उपज कम हो जाती है। अब ये दो गमले हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं। एक में नाइट्रोजन की कमी है, नो नाइट्रोजन है, और दूसरे में नाइट्रोजन दी हुई है। तो आप स्पष्टतः देख सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन दी है उनकी बढ़वार अच्छी हो रखी है, और जिनमें नाइट्रोजन नहीं है या कम मात्रा में है उनकी बढ़वार कम हुई है, और उनकी पत्तियों में पीलापन भी स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। ये दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, एक में नाइट्रोजन है और एक में नाइट्रोजन नहीं दी हुई है। जिसमें नाइट्रोजन दी है उसकी पत्तियों का रंग हरा हरा है, और दूसरे में जिसमें नाइट्रोजन की कमी है या नाइट्रोजन नहीं दी हुई है उसमें पत्तियों का रंग पीला हो रखा है। नाइट्रोजन की कमी में कल्ले वाली फसलों जैसे गन्ना है, गेहूँ है, जौ, जई, धान हो गया, चावल, तो उनमें कल्ले कम फूटते हैं। नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी से पत्तियों का रंग सफ़ेद हो जाता है, पत्तियाँ सीधी और कठोर बन जाती हैं। फल वाले वृक्ष में फल गिर जाते हैं। और जैसे प्रोटीन का महत्वपूर्ण अवयव है नाइट्रोजन, तो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्रोटीन की मात्रा में भी कमी होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो दूर करने के उपायों के बारे में हम बात करते हैं। फसल में नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए विभिन्न नाइट्रोजन स्रोत या नाइट्रोजन स्रोत काम में लिए जा सकते हैं, जैसे यूरिया, किसान खाद जिसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी कहते हैं, अमोनिया सल्फेट तथा अन्य जैविक खाद। इसके साथ साथ जैव उर्वरक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर आदि का उपयोग भी लाभदायक रहता है। ये यूरिया हो गया, सफ़ेद कलर का आता है और दानेदार फॉर्म में आता है। आजकल नीम कोटेड यूरिया भी आता है। ये हो गया अमोनियम सल्फेट, ये भी
दानेदार आता है और सफ़ेद कलर का ही आता है। पौधों में नाइट्रोजन के स्रोत जैसे राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर का उपयोग करने पर पौधे की जड़ों में ये गांठों का निर्माण होता है। ये राइजोबियम की नोड्यूल्स होते हैं या ग्रंथियां होती हैं। इनके अंदर एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं जो वातावरण की ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को पौधे के लिए उपलब्ध रूप में पौधे को उपलब्ध कराते हैं। ये जैसे नाइट्रोजन की गांठ राइजोबियम व एज़ोटोबैक्टर की नोड्यूल्स हो गए। ये क्या इनको सूक्ष्म दर्शी द्वारा ये दिखाया गया है कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये वातावरण की वायु में उपस्थित 78% नाइट्रोजन होती है वातावरण में। इस नाइट्रोजन गैस को ये लेते हैं और इसको पौधे के लिए आवश्यक नाइट्रेट के रूप में पौधे इसको लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में पौधे को उपलब्ध कराते हैं, जिसके बदले पौधा इनको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में, तो वो भोजन इन राइजोबियम व एज़ोटोबैक्टर को पौधा प्रदान करता है। तो ये आपस में एक दूसरे को प्रॉफिट करने वाला, जिसे सहजीवी या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या सहजीवी संबंध कहा जाता है, वो इनमें स्थापित होता है। राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर की ग्रंथियां पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है और उसके बदले पौधा राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर को भोजन उपलब्ध कराता है। इसको हम यहाँ डिटेल से समझ सकते हैं कि कैसे पौधा नाइट्रोजन लेता है, फिर उसको अमोनियम में बदलता है, अमोनियम के बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको नाइट्रेट में बदलते हैं, और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। पौधा राइजोबियम और एज़ोटोबैक्टर को भोजन उपलब्ध कराता है और उसके बदले राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस का क्या योगदान रहता है पादप विकास के लिए। फॉस्फोरस के कार्यों की हम बात करें तो फॉस्फोरस कोशिकाओं में ऊर्जा भंडारण व ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उत्तरदायित्व है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी भी कहलाता है। फास्फोरस को ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है पौधे की। फॉस्फोरस न्यूक्लियस अम्ल, शर्करा, फॉस्फेट, न्यूक्लियोप्रोटीन आदि का अवयव होकर पौधों के आनुवंशिक गुणों को के अगली पीढ़ी में वाहक का कार्य करता है। तीसरा इसका काम है, फास्फोरस से पौधे की जड़ों का विकास तेज व सुदृढ़ होता है, जो कि अन्य पोषक तत्वों के मृदा से अवशोषण में सहायक होता है। फॉस्फोरस से जड़ों का विकास अच्छा होगा, जड़ों का विकास अच्छा होगा तो जड़ें बाकी पोषक तत्व जो भी 16 आवश्यक पोषक तत्व है उनका अवशोषण आसानी से कर पाएगी। यह आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी में फॉस्फोरस की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो रहा है। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो उसका क्षेत्र भी ज़्यादा बढ़ेगा, फोरेज एरिया भी ज़्यादा होगा, और फोरेज एरिया ज़्यादा होगा तो जो भी गतिशील या स्थिर जो भी पोषक तत्व है उनका अवशोषण आसानी से हो जाता है। अगर जड़ों का विकास ही अच्छे से नहीं हो पाया तो सभी पोषक तत्वों का अवशोषण पौधा बढ़िया ढंग से नहीं कर पाता, और बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका विकास भी उसी हिसाब से होता है, कम होता है। इसकी उपस्थिति से कोश विभाजन शीघ्र होता है, कोशिका विभाजन भी शीघ्र होता है, क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र तथा ऐसी रचनाओं को बनाने के काम में आता है जिससे नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पौधों में बीज स्वस्थ उत्पन्न होते हैं तथा बीजों का भार भी बढ़ जाता है, अर्थात फल व फूल के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। फॉस्फोरस से फसलों, विशेष तौर से अनाज वाली फसलों में परिपक्वता जल्दी आती है, क्योंकि ये तने को मजबूत करता है और बीज का उत्पादन भी अच्छे तरीके से अच्छा सहयोग देता है, जिससे परिपक्वता जल्दी आती है, और नाइट्रोजन का जो हानिकारक प्रभाव है उसको भी कम करके ये परिपक्वता जल्दी लाता है। फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में देने से दाने की उपज भूसे की अपेक्षा अधिक बढ़ती है, क्योंकि दाने का विकास अगर होगा तो भूसे की अपेक्षा बढ़ेगी। फल सब्जियों व दानों के गुणों में वृद्धि होती है।
पौधों में रोगों व कीटों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों का विकास इसकी उपस्थिति में अधिक होता है, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण अधिक होकर पौधों में उपलब्धता बढ़ती है। अधिक नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को ये दूर करता है। तो इस तरह से फास्फोरस के कई सारे काम हैं। अब हम बात करते हैं पौधों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। किसी भी पोषक तत्व की मृदा में अगर कमी होती है तो वो उसमें उगने वाले पौधों में भी कमी होती है। और पौधे उस कमी को कैसे प्रकट करते हैं। मिट्टी में और मिट्टी में और पौधों में पोषक तत्वों की कमी ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तो मिट्टी का परीक्षण कर लो, या दूसरा पौधे की पत्तियों को देख के पहचान लो। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कमी के लक्षण पौधों के ऊपर कैसे दिखाई देते हैं। तो पहला है, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। पौधों में फास्फोरस गतिशील है। मिट्टी में गतिशील है ये या कम गतिशील है, लेकिन पौधों में अत्यंत गतिशील है। अतः लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर, तत्पश्चात ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के सिरे से यह रंग प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ता है। गेहूं व गन्ना आदि की फसलों में कल्ले कम फूटते हैं, जो टिलर्स होते हैं वो कम फूटते हैं। अगर फास्फोरस की कमी है तो पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है तथा कभी कभी जड़ें भी सूख जाती हैं। परिपक्वता देर से होती है। फूल फल बहुत देर में बनते हैं तथा फलों या बीजों का आकार बहुत छोटा होता है। पौधे में पर छोटे पड़ जाते हैं। शाखाएं पतली व कमज़ोर होती हैं। पौधे छोटे रह जाते हैं तथा पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। अब इस फोटो में आप स्पष्टता देख सकते हैं कि पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो गया है, और पौधे की जो नीचे वाली पत्तियां हैं उनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस फोटो में भी आप आराम से देख सकते हैं पौधों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण। ये जो हल्का बैंगनी या भूरा रंग होता है, ये पत्तियों के सिरे से प्रारंभ होकर किनारे की ओर बढ़ता है। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। फसलों में जब फास्फोरस की कमी दिखाई पड़ती है उस समय तक उर्वरक देने का समय निकल जाता है, लेकिन लंबी अवधि वाली फसलों तथा फल वृक्षों में इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन की या जैसे 3 4 या 5 6 महीने की जो फसल होती है, उसमें तो फास्फोरस का उपयोग बुआई के समय ही किया जाता है, और बीज के साथ साथ ही फास्फोरस को पौधों में दिया जाता है, जिससे वो आसानी से उसको लंबे समय तक उपलब्ध होता रहे। अगर उसमें हम पौधे के बड़े होने का इंतज़ार करेंगे तो वो उर्वरक देने का समय ही निकल जाएगा और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो लंबी अवधि की फसलें हैं जैसे गन्ना है या कपास है, उनमें बाद में भी इसको दिया जा सकता है। फल वृक्ष हैं, उनमें भी इसको दिया जा सकता है। फास्फोरस की कमी के प्रभाव से फसलों को बचाने के लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि फास्फेट की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर करें। फसल योजना बनाते समय ही करें। उससे क्या होगा, मृदा परीक्षण कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस ज़मीन में फास्फोरस की कमी है और इसमें जो पौधे उगेंगे उनमें भी फास्फोरस की कमी होगी, तो हम बुआई के समय ही वो फास्फोरस उसको उपलब्ध करवा देंगे। अब बुआई से पहले मृदा में फास्फोरस की कमी है कि नहीं है, उसके लिए हमें मृदा परीक्षण करवाना पड़ता है। और भारत सरकार की एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसके तहत मृदा का परीक्षण किया जाता है और उस परीक्षण के परिणामों के आधार पे ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाता है। इसमें किस किसान की फसल है और उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व या बाकी पैरामीटर जैसे पीएच है, ईसी है, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक कॉपर हो गया और आयरन बोरोन हो गया, इनका सबका इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और उनको कैसे कैसे दूर किया जा सकता है या किस उर्वरक की मदद से उनको दूर किया जा सकता है, वो भी इसमें फसल वाइज दिया हुआ होता है। तो मिट्टी परीक्षण के आधार पे हमें फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए बुआई से पहले। अब हमने जैसे मिट्टी परीक्षण तो करवा लिया, लेकिन हमें पता चला कि कितना उर्वरक देना है, तो उस उर्वरक को बीज बुआई का एक ये सीड ड्रिल आती है जिससे बीज बुआई की जाती है। अब इस सीड ड्रिल में एक संशोधन करते हुए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का उपयोग करते हैं, जिसमें एक इसमें 2 बॉक्स होते हैं
2 बॉक्स हो गए। एक बॉक्स में बीज डाला जाता है और दूसरे बॉक्स में फर्टिलाइज़र डाला जाता है। अब जैसे ही ट्रैक्टर चलेगा, ये घूमेगा ये चक्कर, और ये चक्कर घूमेगा तो बीज और उर्वरक दोनों समान मात्रा में ज़मीन में बुआई हो जाएगी। इस तरह बुआई के साथ साथ ही उर्वरक का उपयोग भी ज़मीन में हो जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए बुआई से। अब हम बात करते हैं कि पोटाश के क्या-क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले यह पत्तियों के पर्णरंध्रों के खुलने बंद होने को नियमित करता है। अतः पौधों के वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के साथ साथ पोषक तत्वों के उद्ग्रहण व संवहन के लिए भी महत्वपूर्ण है। पौधे की पत्तियों में ये स्टोमेटा होते हैं जो पत्तियों में पर्णरंध्रों के को खोलने व बंद करने का ये काम करते हैं। इसमें गार्ड सेल्स होती हैं। जब ये सोलन होती है या फूली हुई रहती हैं तो पर्णरंध्र खुल जाता है। और दूसरे डायग्राम में हम देखते हैं, इसमें जैसे ये फूली हुई है तो ये पर्णरंध्र खुला है, पर्णरंध्र खुला है। लेकिन जब ये दूसरे हम डायग्राम में देखते हैं, इनमें सिकुड़ गई तो पर्णरंध्र बंद हो गया। तो ये सब गार्ड सेल की वजह से होता है और इसको कंट्रोल करने का या रेगुलेट करने का काम करता है पोटाश। फसलों को गिरने से रोकता है तथा भूमि व जलवायु की प्रतिकूल दशाओं में फसलों के अंदर प्रतिरोधकता बढ़ाता है। पर्णरंध्रों के खुलने बंद होने का कार्य करता है, प्रतिरोधक बढ़ाता है, फसलों में बीमारी व कीट पतंगों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ये फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है, सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। तंबाकू में पत्तियों की गुणवत्ता सुधारता है। तो क्वालिटी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है पोटाश। पौधों में शर्करा निर्माण, शुगर का निर्माण करने में और उसका संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायक होता है। अधिक कार्बोहाइड्रेट रखने वाली फसलें जैसे आलू, धान, चुकंदर एवं अन्य अन्न वाली फसलें आदि पोटाश के अभाव में अधिक प्रभावित होती हैं। पोटाश अनाज के दानों में अधिक गूदा पैदा करके उन्हें सुडौल करता है। इससे दाने हष्ट-पुष्ट बनते हैं व अच्छे बनते हैं। उनके आकार में वृद्धि होकर उनकी रखने की गुणवत्ता, कीपिंग क्वालिटी, ज़्यादा टाइम तक रखने की क्षमता अच्छी होती है। दानों में चमक आ जाती है। मटर जैसी फसलों में भी इसका उपयोग किया जाता है जिससे दानों में चमक आती है। इससे भूमि में नाइट्रोजन की अधिकता का कुप्रभाव दूर करता है ये। अब हम बात करते हैं पोटाश की कमी के क्या क्या लक्षण आते हैं। पोटेशियम की कमी में पत्तियां धब्बेदार व भूरी हो जाती हैं, धब्बेदार व भूरी हो जाती हैं। कमी के लक्षण, पहले पुराने नीचे की पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं, पत्तियां समय से पूर्व ही गिर जाती हैं। पौधों की वृद्धि में कमी आती है, तना कमज़ोर हो जाता है। पोटाश की कमी में दानों का आकार छोटा रह जाता है और वजन में हल्के रह जाते हैं। पत्तियों के सिरे व किनारे झुलसे हुए नजर आते हैं, सिरे व किनारे झुलसे हुए। कभी कभी पत्तियां मोटी पड़ने लगती है और पत्तियों के सिरे मुड़ने लगते हैं। मुख्य नसें हरी बनी रहती है, बाद में सूखकर जालीदार संरचना बन जाती है। कपास में फल वृद्धि के समय ही पत्तियां गिरने लग जाती है, डोडे छोटे रह जाते हैं और ठीक प्रकार से नहीं खुलते हैं। तंबाकू के पौधों में पत्तियों की नसों के बीच में सिरों पर या किनारों पर उत्तक निर्जीव हो जाने के कारण फल छोटे पड़ जाते हैं। तो पोटाश की कमी हो जाएगी तो ये लक्षण पौधे के ऊपर दिखाई देंगे। फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। मक्का के भुट्टे छोटे तथा सिरे पर दाने कम निकलते हैं। आलू में पोटाश की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है जो बाद में पीले भूरे या कासे के रंग में परिवर्तित हो जाता है। कंद छोटे पड़ जाते हैं तथा जड़ों का विकास कम होता है। दलहनी फसलों में पत्तियों के किनारों पर पीले सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। कमी के लक्षण खेत में पहले नम क्षेत्र में दिखाई देते हैं। जड़ों का विकास कम होने के कारण पौधा गिर जाता है। रोग व कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। अगर पोटाश की कमी हो जाएगी तो रोग व कीटों का प्रकोप भी पौधों के ऊपर ज़्यादा होने लगेगा जिससे उपज का नुकसान होता है। अब बात करें पोटाश की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि पोटाश की मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर फसल योजना बनाते समय ही करें। मतलब मृदा परीक्षण करवा लें, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं, फिर उसके अनुसार या उसकी अनुशंसा के अनुसार ही पोटाश का उपयोग बुआई के समय ही कर दें।
अब प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बाद हम बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्वों की, जिनमें आता है कैल्शियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो सबसे पहले कैल्शियम के कार्यों की बात करें तो ये कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। अतः कोशिकाओं की दीवारें स्वस्थ बनती है अगर ये पर्याप्त मात्रा में जमीन में उपस्थित है तो। कोशिका विभाजन व वृद्धि में सहायक होता है, आवश्यक है। पौधों में कई किण्वकों जैसे एंजाइम्स काइनेज, एमाइलेज, फोस्फोलाइजेज आदि को नियमित करने में सहायक है। पौधों में आयन उदासीकरण द्वारा कई अम्लों के हानिकारक प्रभावों को दूर करने का काम करता है। क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रिएंट है या संगठक तत्व है। दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों के विकास में सहायक है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। पौधे की जड़ों व वृद्धि कलिकाओं का शीघ्र विकास करता है। अगर कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है तो जड़ों व वृद्धि कलिकाओं का शीघ्र विकास होगा। लोहा, एल्यूमिनियम आदि के अधिकता के प्रभावों को दूर करता है। उनके जो भी हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको दूर करने का कार्य करता है कैल्शियम। अब कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण हैं उनके बारे में हम बात करें तो अग्रिम कलिका सूख जाती है। जो भी नया वृद्धि वाला क्षेत्र होता है वो सूख जाता है। कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। नई या ऊपरी पत्तियां जो भी होती हैं उनके किनारे झुक जाते हैं, जिसे हुकिंग बोलते हैं, या सिकुड़ जाते हैं। पत्तियों के किनारे व सिराएं मर जाती है। नई पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। अनाज वाली फसलों में पर्व ग्रंथियों की मध्य दूरी कम हो जाती है। जैसे जो नोड्स बोलते हैं, जैसे गेहूँ में इनमें होता है ना, तो उनके मध्य की दूरी कम हो जाएंगी, मतलब छोटा छोटा तना हो जाएगा। और पत्तियां पास पास उगी हुई प्रतीत होती है एवं पौधा बौना दिखाई देता है। पौधों में पुष्पन एवं परिपक्वता देरी से आती है। बालियों में दाने कम बनते हैं, जिसे बेरन या बांझ ईयर हेड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में। तो अम्लीय मृदाओं में कम कैल्शियम होता है। उदासीन व लवणीय भूमियों में कैल्शियम मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कुल मिला के अम्लीय मृदाओं में ही कैल्शियम की कमी होती है। और उसको दूर कैसे कर सकते हैं? अपरोक्ष रूप से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फॉस्फेट, साधारण हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग, चूना पत्थर, जिप्सम जिसे कैल्शियम सल्फेट कहेंगे, से भूमि में कैल्शियम की पूर्ति होती है। इसकी पूर्ति के लिए 3-4 वर्ष में एक बार 4 से 5 क्विंटल जिप्सम प्रति हेक्टेयर खेत में दे सकते हैं। खेत तैयार करते समय बारीक पिसा 10 टन चूना कंपोस्ट या गोबर की खाद के साथ बिखेर कर भूमि में मिलाते हैं। उससे इसकी कमी दूर हो जाती है। ये भूरे कलर का जिप्सम होता है जो एकदम मिट्टी की तरह लगता है, लेकिन इसमें कैल्शियम और सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो इससे कैल्शियम और सल्फर दोनों की पूर्ति की जा सकती है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के कार्य के बारे में। मैग्नीशियम के क्या क्या कार्य है? पर्णहरित की संरचना में आवश्यक अंश है। पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वाहन ट्रांसलोकेशन व पोषक तत्वों के उद्ग्रहण न्यूट्रिएंट अपटेक में सहायता करता है। तेल व वसा के निर्माण को बढ़ाता है। न्यूक्लिक अम्ल व शर्करा के उपपचय में सहायक है। राइबोसोम का अवयव है। अब हम बात करते हैं अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण पौधे के ऊपर दिखाई देते हैं। पौधों की निचली या पुरानी पत्तियों का रंग किनारे व तने के बीच से नष्ट हो जाता है। सिराएं हरी बनी रहती है। इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ लोअर लीव्स हो जाता है। अधिक कमी में पुरानी पत्तियों पर मर्द उत्कों के साथ बैंगनी धब्बे बनकर पत्तियां सूख जाती हैं। पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है तथा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। पत्तियां अपरिपक्व अवस्था में गिर सकती है तथा इन पर फफूंदी का आक्रमण हो सकता है। अब हम बात करें मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में। तो आवश्यकता पड़ने पर 25 से 50 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे MgSO4 बोलेंगे, तो वो 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिलाना चाहिए। उससे मैग्नीशियम की कमी दूर करने में सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं गंधक या सल्फर के कार्य के बारे में। तो गंधक युक्त आवश्यक एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड सिस्टीन, सिस्टाइन, मिथियोनिन की संरचना में आवश्यक अंग है। प्रोटीन संरचना में विन्यास एवं स्थायित्व में सहायक है। बायोटीन, विटामिन बी
कोएंजाइम आदि अन्य मेटाबोलाइट के निर्माण में भी सहायक होता है। तिलहनी फसलों के लिए गंधक बहुत ही आवश्यक है। पत्तियों के पराणरित निर्माण में सहायता करता है। सुगंधित जो तेल होते हैं पौधों में, उनको बनाने के लिए भी पौधे को पर्याप्त गंधक उपलब्ध होना आवश्यक है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों को अधिक विकसित करता है तथा यह जड़ के विकास में भी सहायक है। अब बात करते हैं गंधक की कमी के लक्षणों के बारे में। तो अगर पौधे के लिए महत्व की बात की जाए तो महत्व के आधार पे तो ये चौथा महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी कमी के लक्षण कैसे दिखाई देंगे? पौधे की ऊपरी पत्तियों की सिराएं व सिराओं के बीच के भाग हल्के हरे रंग के हो जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े पीले रंग के हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन और सल्फर में लक्षण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के नीचे की पत्तियों पे दिखाई देते हैं और सल्फर के ऊपर वाली पत्तियों पे लक्षण दिखाई देते हैं। पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। अधिक कमी होने पर पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हुई है या सल्फर की कमी। तो अगर नाइट्रोजन देने से नीचे वाली पत्तियों का रंग अगर सही हो गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाली पत्तियों का जो पीला रंग है वो सल्फर की कमी से हो रखा है, और इस अवस्था में हमें सल्फर पौधे को देनी चाहिए। अब गंधक की कमी को दूर करने के उपायों की हम बात करें तो अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 12.1%, सिंगल सुपर फॉस्फेट में 12.5%, पोटेशियम सल्फेट, जिप्सम, इनमें गंधक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो परोक्ष रूप में भूमि में मिलती रहती है तथा प्रतिवर्ष 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक मिलती। इन फर्टिलाइजर से तो सल्फर मिलेगी, और जो बारिश होती है उससे भी 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक मृदा में पहुंचती है। कार्बनिक खादों से भी गंधक मृदा में भूमि में पहुंचती रहती है। अब प्राथमिक व द्वितीयक पोषक तत्वों के बाद हम बात करें सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो सबसे पहले हम बात करें कि जस्ता पौधे में क्या क्या कार्य करता है। कार्बनिक एनहाइड्रेज, लैक्टेज, हाइड्रोजिनेज, डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज जैसे कई किण्वकों या एंजाइम्स का संगठक तत्व होने के कारण किण्वक गतिविधियों में शामिल होता है। इसकी कम मात्रा चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की 1 ppm से कम मात्रा चाहिए, लेकिन ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं पौधे में। पौधों में न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए व वृद्धि नियामक आईआईए, इंडोल एसिटिक एसिड व जिब्रेलिक एसिड के निर्माण में सहायक है। पौधों में जल उद्ग्रहण, वाटर अपटेक के लिए आवश्यक है। जस्ते का पौधों में प्रकाश संश्लेषण व नत्रजन उपापचय में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोटीन और वसा आदि को ऑक्सीकरण होने से बचाने में सहायक है। अब जस्ते की कमी के लक्षणों की हम बात करें तो जस्ते की कमी के लक्षण नई व पुरानी पत्तियों पर एक साथ दिखाई पड़ते हैं। पत्तियों का आकार छोटा, विशेष रूप से नींबू वर्गीय फल वृक्षों में हो जाता है। पत्तियां मुड़ सकती हैं। पत्तियों में सिराओं के मध्य सफ़ेद, पीले और हल्के हरे रंग के क्षेत्र बन जाते हैं, डॉट डॉट बन जाते हैं। पत्तियों का रंग धुंधला पीला हो जाता है। जस्ते की कमी बढ़ने पर इन क्षेत्रों में उत्तक मरने लगते हैं। पौधों में जल्दी ही पत्तियां झड़ जाती हैं। फलों का आकार छोटा हो जाता है तथा फलों में बीजों का उत्पादन घट जाता है। फल कली का रचना बहुत कम हो जाती है। नींबू कुल में लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका तना बौना रह जाता है, जिसे रोजिया टैपेरियंस भी बोला जाता है। वो जस्ते की कमी की वजह से होता है। और एक लोकप्रिय इसमें प्रश्न भी है कि जस्ते की कमी से चावल में कौन सा रोग होता है? तो खेरा रोग होता है। अब जस्ते की अगर कमी हो जाए तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो 10 से 30 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर फसल बोने से पूर्व खेत में प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में तुरंत उपचार के लिए 0.5% जिंक सल्फेट को 0.2% चूने के घोल के साथ छिड़काव करना चाहिए, वो भी काफ़ी लाभप्रद रहता है। अगले सूक्ष्म पोषक तत्व लोहे की हम बात करते हैं तो उसके क्या क्या कार्य हैं पौधे में। पर्णहरित की निर्माण प्रक्रिया में सहायक है। नाइट्रोजनेज, लेग, हीमोग्लोबिन आदि का संगठक होने के कारण दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन तंत्र का अभिन्न अंग है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के निर्माण या संश्लेषण व शर्करा के उपापचय, मेटाबॉलिक व अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है लोहा या फेरस। विभिन्न किण्वकों का धात्विक संगठक होता है। किण्वक मतलब एंजाइम्स। मोलिब्डेनम के प्रतिस्थापन के तौर पर कार्य कर सकता है। अगर मोलिब्डेनम की कमी है तो लोहे से थोड़ी बहुत पूर्ति की जा सकती है।
कंप्लीटली तो नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। अब पौधों में अगर लोहे की कमी हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। पौधों की नई नई या ऊपरी पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं, पत्तियों के किनारे बहुत समय तक हरे बने रहते हैं तथा सिराएं भी हरी बनी रहती है। तना छोटा हो जाता है, नई कलिकाएं मुरझाई नजर आती हैं। अत्यधिक कमी की अवस्था में सिराएं भी पीली पड़कर पूरी पत्ती कागज जैसी पतली होकर सफ़ेद हो जाती है। ये मुख्य लक्षण है इसकी कमी का, कि कागज जैसी पतली होकर सफ़ेद हो जाती है। अब अगले सूक्ष्म पोषक तत्व तांबे की हम बात करें, वो क्या क्या कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र एवं अन्य प्रक्रमों में भाग लेने वाले एंजाइम्स का अवयव होता है। पौधों में फूल बनने और दानों के विकास के लिए आवश्यक है। लोहे के उपयोग को बढ़ाने में भी सहायता करता है। पौधों में विटामिन ए की वृद्धि निर्माण में ये सहायक है। अब तांबे की कमी के क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। नई पत्तियों के किनारों व पर्णशीर्ष पर पीलापन दिखाई पड़ता है, पौधा बौना रह जाता है। नींबू कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भागों में डाईबैक हो जाता है, अर्थात पौधा ऊपर से सूखना शुरू होता है। अत्यधिक कमी की अवस्था में पर्णशीर्ष व किनारों में मृत तक डेड टिश्यू होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। पोटेशियम की तरह ही इसके लक्षण होते हैं, लेकिन ये नई पत्तियों पे होते हैं, पोटेशियम के लक्षण पुरानी पत्तियों पे होते हैं। नींबू कुल के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के पाए जाते हैं। फलों के रस में अम्ल कम बनेगा अगर तांबा की कमी है तो। अब हम बात करते हैं मैंगनीज के कार्य के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण की हील अभिक्रिया में जल के अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन के निर्माण से जुड़े किण्वकों या एंजाइम्स का मुख्य अंग होता है। पौधों में ऑक्जीन्स वृद्धि नियामकों के स्तर व पर्णहरित झिल्ली संरचना को बनाए रखने में सहायक होता है। नाइट्रोजन के एसिमिलेशन या आत्मसातकरण, जो जिसे पचाने की क्रिया कहा जाता है, उसमें ये सहायक होता है। ऑक्सीकरण के मुक्त रेडिकल्स के दुष्प्रभाव से पादप कोशिकाओं को बचाता है। मैंगनीज की अच्छी आपूर्ति, घटिया वायु संचरण, अगर एयरेशन कम है तो उसके जो भी दुष्प्रभाव है उसको मैंगनीज की आपूर्ति अच्छे से करके दूर किया जा सकता है। अब मैंगनीज की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो नई या ऊपरी पत्तियों की सिराओं के मध्य पीलापन विकसित होकर अत्यंत कमी में पत्तियों पर सिराओं के मध्य डेड टिश्यू या मृत ऊतकों के धब्बे हो जाते हैं, नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं। जई व सोयाबीन पर बहुत शीघ्र कमी के लक्षण आते हैं, जई व सोयाबीन पे बहुत जल्दी मैंगनीज की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों की छोटी छोटी सिराएं हरी बनी रहती है मैंगनीज की कमी की अवस्था में। अब हम बात करें कि बोरोन के क्या क्या कार्य हैं। तो वृद्धि ऊतकों में नई कोशिकाओं की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। पौधों में कोज कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक होते हैं। पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करने का काम करते हैं। परागण व प्रजनन क्रियाओं तथा फल बीज बनाने में सहायक है। ये मुख्य कार्य है इस बोरोन का, परागण व प्रजनन क्रियाओं में व फल बीज बनाने में। अगर फल झड़ने की शिकायत आती है या फूल झड़ने की शिकायत आती है तो बोरोन उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है। अगर बोरोन की आपूर्ति कर दी जाएगी तो फूलों का झड़ना या फलों का झड़ना कम हो जाएगा, फलों का फटना भी कम हो जाता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जो है उसकी ग्रंथियों के विकास के लिए भी बोरोन बहुत आवश्यक है। एमिनो अम्ल व प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। पर्णरंध्रों के खुलने को नियमित करके पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। पर्णरंध्रों के खुलने का मेन कार्य तो पोटेशियम का है, लेकिन ये भी पर्णरंध्रों के खुलने को नियमित करके पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। अब बोरोन की कमी के लक्षणों के बारे में हम बात करें तो शीर्ष कलिका या टर्मिनल बड, जैसे ये कोई पौधा है उसमें जो ऊपर वाली कलिका होती है उसको बोलते हैं शीर्ष कलिका। तो उसकी वृद्धि बंद होकर नई पत्तियों की मृत्यु होने लगती है। अधिक कमी में वृद्धि भागों की मृत्यु हो जाती है, जहाँ से नई वृद्धि स्टार्ट होती है वो भी मरने लगती है। बाद की अवस्था में पत्तियां मोटी व मुड़ी हुई होने लगती है। पुष्पन व फल विकास बाधित हो जाता है। बाद की अवस्था में सरसों एवं गेहूं में खराब बीज जमाव, मतलब उनमें बीज अच्छे से नहीं जम पाएगा या बांझ बना जाएगा, मतलब बीज उनमें उत्पादित हो ही नहीं पाएगा। कुछ पौधों में तने, फल व कंद फट जाते हैं अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो, जैसे ये अनार में बहुत देखने को मिलती है। गोभी के फूल का आकार अनियमित, जिसे डिफॉर्म बोलेंगे, अनियमित होकर छोटा व फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं बोरोन की कमी की अवस्था में। अब हम बात करते हैं मोलिब्डेनम के कार्यों में कि ये पादप में क्या क्या कार्य करता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु के लिए आवश्यक है। ये इसका मेन फंक्शन हो गया, जो कि बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है।
एजोटोबैक्टर जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। पौधों में लोहे के अवशोषण व स्थानांतरण में अहम योगदान करता है। पौधे में नाइट्रेट अवकरण के लिए भी आवश्यक है। फास्फोरस उपापचय क्रिया को पौधे में प्रभावित करता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है मोलिब्डेनम। अब हम बात करते हैं मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। तो ये अधिकांशतः अम्लीय मृदाओं में दिखाई देते हैं। पौधे की पुरानी एवं मध्य भाग की पत्तियों पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देंगे। नत्रजन की कमी के समान पौधे छोटे व पीले दिखने लगते हैं। टमाटर के नीचे की पत्तियों में मोटलिंग नेक्रोसिस उत्तकक्षय व पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, कपिंग हो जाती है। जई की पत्तियां पीछे की ओर झुक जाती हैं। दलहनी फसलों पर लक्षण स्पष्ट होते हैं तथा इनकी जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती है अगर मोलिब्डेनम की कमी हो गई तो। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के कार्यों के बारे में। तो क्लोरीन के कार्य हैं, इंडोल एसिटिक एसिड का संघटक होता है ये। पौधों में प्राणरंध्रों की कार्यप्रणाली आदि के द्वारा जल विभव को नियंत्रित करता है। हील अभिक्रिया के मैग्नीज किण्वन का अवयव होता है। पौधों को कई रोगों के प्रति सहनशील बनाता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन के कमी के लक्षण पौधे पे कैसे दिखाई देते हैं। खेत में इसकी कमी के लक्षण अभी तक नहीं देखे गए हैं। गमलों में क्लोरीन की कमी में पत्तियों में मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं। पत्तियों पर अनियमित आकार के पीले व मर्द उत्तकों के धब्बे बन जाते हैं। नई विकसित पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है। पत्ता गोभी में इसकी कमी से पत्ते मुड़ जाते हैं। बरसीम की पत्तियां छोटी व मोटी हो जाती हैं। तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है क्लोरीन की अगर कमी हो गई तो। अब हम बात करते हैं निकिल के कार्यों के बारे में। पौधों में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या नत्रजन उपापचय को नियमित करने वाले हाइड्रोजिनेज, मिथाइल रिडक्टेज व यूरियाज एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाने में सहायक होता है। दाना भरने और बीज की जीवन क्षमता सीड वायबिलिटी के लिए ये आवश्यक होता है। यह यूरिएज एंजाइम का धात्विक अवयव है। यूरिया का जो उपयोग में आता है यूरिएज एंजाइम, उसका ये धात्विक अवयव है निकिल। यह पौधे द्वारा लोहा का अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। अब निकिल की कमी के लक्षणों की हम बात करें। निकिल की कमी के कारण पौधों में नाइट्रेट का जमाव होने लगता है और अमीनो अम्ल कम होने लगते हैं। इसकी कमी के कारण यूरिएज एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है। इस कारण पत्तियों में यूरिया एकत्रित हो जाता है जो पौधों के लिए बहुत ही विषैला होता है। अब इन सूक्ष्म पोषक तत्वों के अलावा अन्य अन्य सूक्ष्म तत्व जो कि जिनको फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्रियात्मक पोषक तत्व भी कहते हैं, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन और वेनेडियम आदि मृदा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये भी पौधों की वृद्धि में रुकावट डालते हैं। इनकी पूर्ति भी आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए अगर इनकी कमी है तो। अभी वर्तमान समय में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इनकी कमी अभी क्यों देखने को मिल रही है, इसके क्या कारण है, उन कारणों की हम बात करें तो विभिन्न फसलों की संकर प्रजाति हम अपना रहे हैं जो कि मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अधिक मात्रा का उपयोग करती हैं। साथ ही साथ ये प्रजातियां मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों विशेष रूप से जस्ते व लोहे की कमी को बढ़ाती हैं। मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ द्वितीयक पोषक तत्वों को भी ये लेती हैं तो उनकी कमी होने लगती है ज़मीन में। लगातार फसलों को उगाने व सघन खेती, लगातार उगाएंगे, पड़त नहीं छोड़ेंगे, सघन खेती करेंगे तो मृदा में इन तत्वों की कमी बढ़ती जा रही है। जटिल उर्वरकों को अपनाने से हम केवल अशुद्धि के रूप में बहुत कम ही सूक्ष्म पोषक तत्व मृदा में दे पा रहे हैं और इन जटिल उर्वरकों जैसे अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे यूरिया है, डीएपी है, इनको भी हम देते हैं। अतः मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आने की संभावनाएं अधिक बनती जा रही हैं क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व वाले उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, उनका प्रयोग नहीं करते तो उनकी कमी हो जाती है। कार्बनिक खादों का प्रयोग हम कर रहे हैं तो 4 कारण हो गए इसमें। संकर प्रजातियां हम अपना रहे हैं, सघन खेती कर रहे हैं, जटिल उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं और कार्बनिक खादों का उपयोग बहुत ही कम कर रहे हैं। अब इस डायग्राम में सभी पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को दिखाया गया है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के कमी के लक्षण अगर दिखाई देंगे तो वो नीचे वाली पत्तियों पे दिखाई देंगे। मध्य वाली पत्तियों पे जिंक की कमी के लक्षण आते हैं और जो नई पत्ती आती हैं उन पे आते हैं सल्फर, कॉपर, आयरन और मैग्नीज के।
और जो एपिकल बड होती है या जो शीर्ष वाला हिस्सा होता है नई वृद्धि वाला, उस पे अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो कैल्शियम और बोरॉन के दिखाई देते हैं। अगर किसी पोषक तत्व की कमी होती है तो कुछ पर्टिकुलर फसलें होती है जिन्हें उस पोषक तत्व की कमी होने की अवस्था में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनकी हम बात करें कि पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक हानि उठाने वाली फसलें कौन-कौन सी हैं, इंडिकेटर क्रॉप्स कौन-कौन सी हैं। तो नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी की अवस्था में फूल गोभी और गाँठ गोभी में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। फास्फोरस की कमी की अवस्था में सरसों, पोटेशियम और मैग्नीशियम की में आलू, लोहे की अगर कमी हुई तो आलू, जेई, फूल गोभी, गाँठ गोभी में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैंगनीज में जेई, चुकंदर में, जस्ता में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, कपास, सोयाबीन व नींबू वर्गीय फल। तांबे की कमी की अवस्था में सेब, लीची, बेर, नींबू व प्याज। बोरोन में सूरजमुखी। मोलिब्डेनम में लोबिया, गोभी, रिजका व चुकंदर। सोडियम की कमी में चुकंदर वो की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और सिलिकॉन की कमी में गन्ना व धान की फसल का उत्पादन प्रभावित होता है।